सकता। डॉक्टर अमजद साकिब हों या मैं मौलू मुसल्ली, हम दोनों की ख्वाहिश है कि काश रियासत पाकिस्तान में कोई मौलू मुसल्ली ना हो, सबके हुकूक यकसा हों, सबकी इज़्ज़त हो। मिस्त्री, तरखान और चौधरी सब ज़ातों से नहीं अपने कामों से पहचाने जाएं। ए काश। ये था आज का आर्टिकल मोहतरम सुहेल वड़ाइश साहब का, मैं मौलू मुसल्ली हूँ। अगर आपको हमारे आर्टिकल वॉइस की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं तो रोज़नामा जंग का अगला आर्टिकल है, चीन आगे कैसे निकल गया। मोहतरम मज़हर बरलास साहब का है। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। मोहतरम मज़हर बरलास साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, एक दिन बाज ने देखा कि बकरी शेर के बच्चे को दूध पिला रही है। बाज ने बकरी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो बकरी ने बताया कि दरअसल शेरनी मर गई है, इसलिए मैं इसके बच्चे को दूध पिला रही हूँ। नेकी करनी चाहिए। बाज नेकी का ये दर्स लेकर निकल गया। कुछ अर्सा बाद इसने देखा कि सैलाब में ठिठरा हुआ एक चूहा जान बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर बिफरा हुआ पानी इसकी जान नहीं छोड़ रहा। बाज को बकरी का दिया हुआ दर्स याद आ गया। इसने पंजा मारा, चूहे को पानी से बाहर निकाला और इसे खुश्क जगह पर ले गया। चूहा सर्दी से ठठरा हुआ था। इसने मज़ीद नेकी करते हुए इसके गिर्द अपने पर फैला दिए। अब चूहा परों के नीचे था। परों की गरमाइश से चंद मिनटों में चूहा मुतहर्रिक हो गया। बस अब इसने बाहर निकलने के लिए बाज के पर उतरना शुरू कर दिए। बाज के पर कट गए तो चूहा कहीं निकल गया। बाज ने उड़ना चाहा मगर परों के बगैर कैसे उड़ सकता था, बस वहीं पड़ा रहा। जब पर दोबारा उगे तो सीधा बकरी के पास पहुंचा, इसे अपनी नेकी का सारा किस्सा सुनाया, फिर मुश्किल पेश आने वाला माजरा भी बयान कर दिया। बाज गुस्से में था। बकरी से कहने लगा, तुम कहती थी ना कि नेकी करनी चाहिए, ये नेकी तो मुझे महंगी पड़ गई। बकरी ने बाज की बात सुनी और बड़े आराम से कहने लगी, तुमने मेरी आधी बात सुनी थी। मैंने कहा था नेकी करनी चाहिए मगर नस्ल देखकर। इस कहानी का चीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। ये तो मुझे बस ऐसे ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच देखने के बाद याद आ गई थी। इस कहानी का मैच के बाद पेश आने वाले वाक़यात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। इस कहानी का अफ़गान मुहाजिरीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही रूसी फ़ौजों की आमद के साथ ही हमारे मुल्क में आने वाले लाखों इंसानों से है। मगर एक हकीकत ज़रूर है कि हम अपने मेहमानों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और एक हकीकत यह भी है कि बाज़ की तरह आधी बात सुनते हैं और जो आधी काम की बात होती है इसे सुने बगैर ही दौड़ पड़ते हैं। चीन से मुताल्लिक इस दिन हल्का सा जिक्र हुआ था मगर बात अधूरी रही थी। बात पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर ज़फ़र महमूद से मेरा कोई तारुफ नहीं था, मुझे इनसे शुएब बिन अजीज़ ने मुतारिफ़ करवाया था। जब मेरी इस सीधे साधे ज़फ़र महमूद से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके बारे में मंसूर आफाक हमें बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं भी खामोश हो गया कि पता नहीं सादगी में मंसूर आफाक ने क्या क्या बताया हो। सफ़र में किसी को समझने का बहुत मौका मिलता है। मुझ में ये खामी है कि मैं सफ़र में इर्द गिर्द के हालात, माहौल और शख्सियात का जायज़ा लेता रहता हूँ। मेरा डॉक्टर ज़फ़र महमूद के बारे में ख्याल था कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, मगर मेरा ये ख्याल उस वक़्त दुरुस्त साबित हुआ जब उन्होंने ज़िंदगी के हालात से आगाह किया। उनके वालिदैन का ताल्लुक़ चकवाल से था, लेकिन वालिद की मुलाजमत ने पूरा मुल्क फिरा दिया। ज़फ़र महमूद को वालिद की मुलाजमत के दौरान जहानिया रहने का भी इत्तेफाक हुआ। डॉक्टर ज़फ़र महमूद का इन दिनों पाकिस्तानी सफारत खाने या किसी हुकूमती तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं।
हाँ, अलबत्ता एक ज़माने में ये ताल्लुक़ ज़रूर रहा है। वो पहले 2004 से 2009 तक शंघाई में पाकिस्तान के पहले कौंसल जनरल थे। इससे पहले 1999 से 2002 तक वो बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में कमर्शियल कौंसलर थे। 2015 से 2017 तक वो CPAC के स्पेशल इन्वाय से मुंसलिक थे। ये काम इन्हें बीजिंग में करना पड़ता था। वो फिर एक दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और लाहौर आकर अंडरस्टैंडिंग चाइना पर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब बड़ी रवानी से चीनी ज़ुबान बोलते हैं, बल्कि अक्सर औकात तो यही तासुर मिलता है कि ये मौसूफ पैदा ही चीन में हुए हों। चूँकि वो अचानक चूँ चाँ शुरू कर देते हैं। चीन में हमारे वफद के साथ दो चीनी लड़कियां भी थीं, बल्कि भोली भाली। इनमें से एक एली चिन थी। एली ने MA अंग्रेज़ी कर रखा था। दूसरी तो बिल्कुल गुड़िया थी, एग्नस जाओ, मगर हम दूसरी को ली कहते थे। इसके अंदर मोहब्बत जागती थी, इस पर मादा परस्ती का गलबा बिल्कुल भी नहीं था। ये पुरानी मोहब्बत भरी कहानियों का एक किरदार लगती थी। वफद में लाहौर प्रेस क्लब के साबिका सदर मोहसिन गोराया भी थे। मोहसिन गोराया से पुरानी यारी है। पंजाबी का ये आशिक दिलचस्प आदमी है। वैसे तो दिलचस्पी से खाली मियाँ सैफुर रहमान भी नहीं है। अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ से वाबस्ता होने के बावजूद उर्दू के अलावा पंजाबी के लाहौरी तड़के को नहीं भूलते। आसिफ अफान सिर्फ लिखने वाला नहीं, बोलने वाला भी है। वो आपको बोर नहीं होने देता, इसकी फनकारियाँ जागती रहती हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ हमारी तरह की सीधी सादी देहाती हैं। शायरा अदीबा तो वो हैं ही, मगर इंसानियत से मोहब्बत इनका खासा है। हमारे काफ़िले में एक खामोश मुजाहिद भी था। इसका नाम सज्जाद जहानिया है। ये कम को इंसान सादा जाट है। इसके आबाओ अजदाद अमृतसर से आए थे, सो इसका लहजा अभी भी अमृतसरी है। दरियाए चनाब हेडमराला सियालकोट और गुजरात में शोर डालता है। जंग में प्रीत से बहता है और मुल्तान जाकर खामोश हो जाता है। सज्जाद जहानिया परासी दरिया का असर है। वफद में शामिल कोमल सलीम घूमने फिरने की शौकीन हैं। इन्हें शॉपिंग से इश्क है। इनका मिजाज सावन जैसा है। रहे यासर हबीब खान तो वो भी अपने काम से काम रखने वाले इंसान का नाम है। सैयद मोहम्मद महदी संजीदा फ़िक्र आदमी हैं। इन्हें अपने लिए कोई बेहतर सियासी रास्ता चुनना चाहिए। सलमान मलक नौजवान हैं, मगर अपनी सादगी में गलती कर जाते हैं। इन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि गलती कभी बांझ नहीं होती, गलती का समर ज़रूर मिलता है। आप इसे खमियाजा भी कह सकते हैं। आमिर खान अक्कास करता है। चीन कैसे आगे निकल गया, ये पढ़ने के लिए आपको मेरा अगला कालम पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल चंद लाइनें पढ़िए कि दिल बेखबर ज़रा हौसला। दिल बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तक़बिल कोई मरहला। कोई ऐसा घर भी है शहर में जहाँ हर मकीं हो मुतमईन। कोई ऐसा दिन भी कहीं पे है जिसे खौफ आमद शब नहीं। ये जो गर्द बाद ज़मा है ये अज़ल से है कोई अब नहीं। ये था आज का आर्टिकल मज़र बरला साहब का, चीन कैसे आगे निकल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब करना